गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे हैव डिस्कस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट सेकेंड है। ओके, सो कुछ बचा हुआ पार्ट है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका हम जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं उस और इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ओके, तो चलो तो कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट लेक्चर जो हमारा चल रहा था फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हुज आर्टिकल रिलेटेड टू अमेंडमेंट। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट से रिलेटेड बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर अमेंडमेंट करना है, किसी चीज़ को चेंज करना है, तो कौन सा आर्टिकल पिक्चर में आ जाता है। ओके, तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए आर्टिकल 365, ऑप्शन बी आर्टिकल 366, ऑप्शन सी आर्टिकल 367 या ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 368। देखो, आर्टिकल 368 जो है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड बात करता है। ओके, अपने संविधान के अंदर अगर संविधान के अंदर कुछ भी चेंज करना हो तो आर्टिकल 368 जो है वो पिक्चर में आ जाता है। ओके, तो अगर चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ओके, तो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान जो है उसके अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं और कोई सुधार करना हो तो उसको आर्टिकल 368 के तहत उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नाइदर रिजिड है और नॉर फ्लेक्सिबल। ओके, जो सिंथेसिस कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंथेसिस कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटेन का जो है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो याद रखना इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर आता है अमेंडमेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना है तो आर्टिकल 368 जो है वो पिक्चर में आ जाता है। तो ऑप्शन डी, ओके, सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल। देखो अपने संविधान के अंदर यूनियन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल के अंदर रखा है वो पूछा गया है। ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3 या ऑप्शन डी आर्टिकल 4। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 1 जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। देखो अपने संविधान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया दैट इज़ द भारत, यानी कि इंडिया और भारत ये दो शब्द अपने आर्टिकल 1 के अंदर आते हैं। ओके, तो यूनियन ऑफ स्टेट का डेफिनेशन देखा जाए तो आर्टिकल 1 के अंदर आती है। ओके, और इंडिया और भारत ये आर्टिकल 1 इसके बारे में डेफिनेशन दे देता है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 1 के अंदर आता है यूनियन ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो पार्ट 4A रिलेटेड टू पूछा गया है अपने संविधान के अंदर जो पार्ट 4A है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऑप्शन सी DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, ऑप्शन डी सिटीजनशिप। तो पार्ट 4 जो है वो किससे रिलेटेड बात करता है? तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन बी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, तो पार्ट 4 जो है पार्ट 4A वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, यानी कि पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखे गए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखो कौन सा अमेंडमेंट किया था? तो 42nd, ओके देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1976 में, कि 1977 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करने के लिए। ओके, तो उसके तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अपने संविधान के अंदर ऐड किए थे। ओके, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? 1976 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने। ओके, इंदिरा गांधी जी के वक्त जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1976, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अपने संविधान के अंदर ऐड किए गए हैं। ओके, तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ओके, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो उस समय देखो 1975 से लेके 1977 तक इमरजेंसी लगी थी। ओके, इंदिरा गांधी जी के वक्त ही इमरजेंसी लगाई थी प्राइम मिनिस्टर ने। ओके, इंदिरा गांधी जी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पार्ट 4A के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 9A रिलेटेड टू। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9A जो है वो किससे रिलेटेड बात करता है? पार्ट 9 के
ए के अंदर क्या रखा गया है? तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी म्यूनसिपैलिटीज़, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट या ऑप्शन डी यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, पार्ट 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9 ए के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ रखे गए हैं। तो पार्ट 9 ए जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। देखो 74, ओके, तो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, ओके, अपने संविधान के अंदर। तब ये म्यूनसिपैलिटीज़ अपने संविधान के अंदर ऐड किए गए थे। ओके, तो उसके अंदर क्या क्या ऐड किया था? 12th शेड्यूल। ओके, तो 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज जो है 12 शेड्यूल्स के बारे में बात करते हैं, और 12 शेड्यूल एंड 18 सब्जेक्ट यानी 18 सब्जेक्ट रिलेटेड टू म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में ऐड कर दिए गए अपने संविधान के अंदर। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड पार्ट 9 ए जो है बात करता है। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 9 बी रिलेटेड टू। देखो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9 बी जो है वो किससे रिलेटेड बात करता है? तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी म्यूनसिपैलिटीज़, ऑप्शन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या ऑप्शन डी ट्रिब्यूनल्स। ओके, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो पार्ट 9 बी के अंदर रखे गए हैं। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर भी रखे गए हैं। आर्टिकल 42 आर्टिकल 45 के अंदर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर रखे गए हैं। और इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो पार्ट 9 बी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। ओके, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 14 ए रिलेटेड टू। जो पार्ट 14 ए जो है वो किससे रिलेटेड बात करता है? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी म्यूनसिपैलिटीज़ या ऑप्शन डी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ओके, देखो ऑप्शन में देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो तो नहीं हो सकता क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है पार्ट 9 बी के अंदर आते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ है वो पार्ट 9 ए के अंदर आते हैं। तो बचे ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ट्रिब्यूनल जो है वो पार्ट 14 ए के अंदर रखे गए हैं। देखो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आर्टिकल भी है, आर्टिकल 323 ए एंड आर्टिकल 323 बी जो है वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड बात करते हैं। आर्टिकल 323 ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से बारे में बात करता है, और आर्टिकल 323 बी जो है वो अदर रिफॉर्म यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड अदर रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। ओके, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ट्रिब्यूनल पार्ट 14 ए के अंदर आते हैं। देखो ट्रिब्यूनल जो है वो नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करते हैं। नेचुरल जस्टिस यानी कि जैसे कि एनजीटी हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जो बनाया था 2010 में। ओके, वो आर्टिकल 21 ए के तहत निकाला गया है। ओके, सो एनजीटी जो है वो नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करता है। ओके, जो ट्रिब्यूनल और एनजीटी, ओके, सो नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करते हैं। जो एनजीटी है और ट्रिब्यूनल ही है। ओके, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि ट्रिब्यूनल। ओके, 14 ए ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इंडियन लैंग्वेज विच शेड्यूल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन लैंग्वेज जो है वो कौन से शेड्यूल के अंदर रखे गए हैं अपने संविधान के अंदर? ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए शेड्यूल 7, ऑप्शन बी शेड्यूल 8, ऑप्शन सी शेड्यूल 9 या ऑप्शन डी शेड्यूल 10। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी। ओके, तो शेड्यूल 8 के अंदर इंडियन लैंग्वेज जो रखे गए हैं। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शेड्यूल 8। देखो प्रेजेंट में करंट में न्यूज़ में तुलु लैंग्वेज न्यूज़ में है, उस तुलु लैंग्वेज को 8 शेड्यूल के अंदर रखने की बात की जा रही है। ओके, तो ये तुलु लैंग्वेज जो है वो केरला और कर्नाटका में 2 राज्यों में बोले जाते हैं सबसे ज़्यादा। ओके, तो इस तुलु लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज देने का दर्जा देने का बात की जा रही है अपने गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है शेड्यूल 8 वो इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन अंडर शेड्यूल। जो एक्ट्स एंड रेगुलेशन है उसके वैलिडेशन वो किस शेड्यूल के अंदर रखे गए हैं अपने संविधान के अंदर? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए शेड्यूल 10, ऑप्शन बी शेड्यूल 12, ऑप्शन सी शेड्यूल 9 या ऑप्शन डी शेड्यूल 11। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि शेड्यूल 9 के अंदर जो वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करता है शेड्यूल 9।
अगर कुछ कानून बनाना हो, अगर कुछ रूल्स और रेगुलेशन लॉ बनाने हो तो शेड्यूल 9 के हिसाब से चलते हैं। ओके, तो सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो शेड्यूल 9 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए हैं। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी यानी कि शेड्यूल 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शेड्यूल 10 रिलेटेड टू, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल 10 है वो किससे रिलेटेड बात करता है। ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ऑप्शन बी एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑप्शन सी विलेज पंचायत, या ऑप्शन डी म्यूनसिपैलिटीज़। ओके, म्यूनसिपैलिटीज़ तो हम लोगों ने देख लिया। ओके, म्यूनसिपैलिटीज़ किसके अंदर आता है, तो शेड्यूल पार्ट 9A के अंदर आता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और पार्ट 9B के अंदर आते हैं। तो बचे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है शेड्यूल 10। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखो एंटी डिफेक्शन लॉ, इससे रिलेटेड 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था अपने संविधान के अंदर। ओके, 1985 में। ओके, सो 1985 में 52nd 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, उससे रिलेटेड को एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। ओके, तो उसके अंदर देखो उसके अंदर आर्टिकल दे देखो, आर्टिकल 102 MP से रिलेटेड बात करता है। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सांसद के बारे में बात करता है आर्टिकल 102। एंड आर्टिकल 191 जो है वो MLA के बारे में, के विधायक के बारे में बात करता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है आर्टिकल 191। ओके, अगर कोई भी पार्टी से मेंबर छोड़ के जाता है, ओके, कोई भी मेंबर अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पिक्चर में आ जाता है। ओके, उससे रिलेटेड एक्शन लेने के लिए। ओके, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो शेड्यूल 10 के अंदर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शेड्यूल 11 रिलेटेड टू, देखो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल 11 है वो किससे रिलेटेड बात करता है। ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी रूरल लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी यूनियन गवर्नमेंट। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है शेड्यूल 11। ओके, देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1992 में। ओके, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 में, और पंचायती राज जो है अपने संविधान के अंदर ऐड किए गए थे। ओके, सो पंचायत के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1992 में, जिससे रिलेटेड अपने गांव के लेवल पे भी एक पंचायत होनी चाहिए। ओके, इसलिए अपने संविधान के अंदर ये अमेंडमेंट किया गया था 73rd। ओके, तो इसलिए जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो शेड्यूल 11 के अंदर आता है। ओके, शेड्यूल 11 के अंदर आता है रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रूरल लोकल गवर्नमेंट शेड्यूल 11। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, देखते हैं। शेड्यूल 12 रिलेटेड टू, जो शेड्यूल 12 है, शेड्यूल 12 जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अंदर वो किससे रिलेटेड बात करता है। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी रूरल लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी यूनियन गवर्नमेंट। तो देखा ऑप्शन ए यानी कि लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल 11 के अंदर आता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल 11 के अंदर आता है। और तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो शेड्यूल 12 के अंदर आता है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट और शेड्यूल 12 के बारे में बात करता है। ओके, अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ होगी। ओके, सो म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड एक 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1992 में। ओके, सर 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था अपने संविधान के अंदर, और म्यूनसिपैलिटीज़ अपने संविधान के अंदर ऐड कर दी गई थी। ओके, तो शहरों के लिए एक म्यूनसिपैलिटीज़ है और गाँव के लिए पंचायत। ओके, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1992 में, उसके तहत जो पंचायत राज और म्यूनसिपैलिटी जो है अपने संविधान के अंदर ऐड किए गए। ओके, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट शेड्यूल 12 के बारे में बात करता है। देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना छोटा सा लेक्चर। तो अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए ना बोलो। ओके, तो ये जो लेक्चर है उस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ओके, ताकि बाकी लोगों को भी अपने संविधान के बारे में पता चले। ओके, अपने आर्टिकल्स क्या क्या हैं अपने संविधान के अंदर, पंचायत राज क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ पे रखे अपने संविधान के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है। ओके,
तो इससे रिलेटेड बाकी लोगों को भी पता चले, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू।